तो बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेल। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे सेल। सेल मतलब क्या? कोशिका, है ना, यही तो पढ़ रहे थे। कोशिका हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग है ना, ऐसे ही तो कह सकते हैं। हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक बन जाता है टिश्यू, उत्तक जिसे कहते हो, है ना। फिर धीरे धीरे कोशिकाएं बहुत सारी मिलेंगी तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू बहुत सारे मिल जाएंगे तो एक प्रकार का अंग मिल जाएगा, और बहुत अलग अलग प्रकार के अंग मिलकर के क्या बना देंगे? हमारा एक पूरा शरीर बना देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो अब स्टार्ट करते हैं कोशिका। कोशिका के बारे में हमने कल पिछली वाली क्लास में नहीं देखा था उतना कुछ, अब किसे देख लेते हैं। बताइए क्या बनाया हमने? व्हाट इज दिस? ये कोशिका है? गोला है, ऐसे बोला करो। ये क्या है? ये गोला है, ठीक है ना। ये जो हमने बाहर वाली लाइन बनाई है ये एक्चुअली कोशिका की ही बनाई है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कोशिका की ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया हमने। मान लिया कि कोशिका ऐसा ही कुछ होगा, बहुत बड़ा सा बनाया है, इतना बड़ा नहीं तो हमारे बराबर है लगभग, है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। जैसे ये मेरा शरीर है ना पूरा, इसमें हजारों लाखों कोशिकाएं होंगी, है ना। ये सारी कोशिकाएं मिलकर ये क्या बनाते हैं? एक पूरा शरीर धीरे धीरे बना देती हैं। तो बहुत छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी कोशिकाएं मिलकर के एक पूरे उत्तक को बनाएंगी, उत्तक मिलकर के एक पूरे अंग को बनाएंगे, और अंग मिलकर के एक पूरा शरीर बना देंगे। लेकिन ये जो कोशिकाएं है ना, एक कोशिका किस चीज़ की बनी होती है और कोशिका के अंदर क्या होता है, ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये हमने बनाया कोशिका की बाहरी दीवार। क्या है ये? कोशिका की बाहरी दीवार, है ना। तो मान लेते हैं कोई जंतु कोशिका है ना। कोशिकाएं जंतुओं में पाई जाएंगी, वनस्पतियों में भी पाई जाएंगी, है ना। तो मान लेते हैं कैसी कोशिका है? जंतु कोशिका है। तो ये बाहर वाला ये पार्ट क्या कहलाएगा? बताओ, कोई लोग बता सकते हो इसको क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होता है? ऊपरी परत, मतलब कुछ भी। इसे कहते हैं प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जानते हो? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो नाम समझते हो ना। तो बाहरी परत क्या है? झिल्ली। उसके अंदर अगर कुछ आइटम होगा तो बाहर से पन्नी एक होनी चाहिए ना परत, जिसके अंदर सब रखोगे। जैसे बाजार जाते हो तो वहां से एक पन्नी लेते हो, फिर उसके अंदर आलू, टमाटर, बैंगन सब रखते हो। नहीं होगा तो सब भीतर जाएंगे इधर उधर, है ना। तो एक बाहरी पन्नी होनी चाहिए, तब तो इसके अंदर हम कुछ रखेंगे। तो ये क्या है? ये एक सेल की झिल्ली है। इसे क्या कह सकते हो? कोशिका झिल्ली कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ये है कोशिका झिल्ली, है ना। लेकिन ये तो जंतु कोशिका की बता दी। अगर तुमने वनस्पति कोशिका देखी, वनस्पति कोशिका जानते हो, पेड़ पौधों वाली, उनकी भी तो कोशिकाएं होंगी, सेल होंगे, उनको देखोगे तो उनके बाहर एक ऐसे ऐसे एक परत और मिलेगी, जिसे तुम कहते हैं लकड़ी, है ना, वो वाली। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? ध्यान लिख दें। ये क्या है? ये है कोशिका भित्ति। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं बताओ? भित्ति मतलब होता है दीवाल, है ना। ये क्या है? तो इसे कहेंगे सेल वॉल। क्या कहेंगे? ये हो गया सेल वॉल। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं। जैसे प्लाज्मा की बात करें या सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जो अंदर वाला ये पार्ट है ना, जो अंदर वाला, जो जंतु कोशिका में सबसे बाहर यही होता है। लेकिन जो वनस्पतीय कोशिकाएं होती है उनमें अंदर वाला ये भी होता है, और बाहर से एक परत और भी होती है जो कड़ी टाइट होती है, जिसे तुम लकड़ी कह देते हो, है ना। तो ये बाहर की होती है। ये होती है कोशिका भित्ति, से सेल वॉल कहते हो। जंतु कोशिकाओं में यही वाली केवल परत पाई जाएगी, इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बनी किस चीज की होती है कोई बता सकता है? सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन की। किस चीज की बनी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है ना। समझ जाओगे प्रोटीन, है ना। प्रोटीन जानते हो, दाल खाते हो दाल, और तो उससे क्या मिलता है? प्रोटीन, और फिर तुम्हारा शरीर बढ़ने लगता है। देखो जितना ज़्यादा तुम प्रोटीन खाओगे उतने ज़्यादा तुम्हारे शरीर में सेल का विकास होगा। क्या होगा? सेल का विकास होगा। तो तुमने देखा होगा जिम जाने वाले लोग होते हैं ना, प्रोटीन शेक लेते हैं। देखा नहीं है? बड़ी बड़ी बोतलें लाते हैं और प्रोटीन शेक ऐसा हिलाएंगे, कटाकट पी जाएंगे, प्रोटीन शेक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने मसल बिल्ड करने होते हैं। मसल मतलब शरीर के अलग अलग मांसपेशियों को बड़ा करना होता है, इससे उनका शरीर देखने में ज़्यादा आकर्षक लगे। इसलिए मांसपेशियाँ किस चीज़ से बनी होती हैं? कोशिकाओं से बनी होती हैं। और कोशिकाओं में भी जो मेन पार्ट ये है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है ना। इसलिए वो प्रोटीन लेते हैं जिससे सेल मेम्ब्रेन बहुत सारी बने, कोशिकाओं का विकास हो, नए नए मसल्स बन जाए उनके अंदर, है ना, मसल्स का विकास हो। इसलिए ये प्रोटीन से एक लेते हैं। ठीक है,
तो तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। लेकिन अगर बात करें कोशिका भित्ति की, जो वो वनस्पतियों में पाई जाती है, इंसानों में नहीं पाई जाती, वो सेल वॉल की बात करें तो ये किस चीज की बनी होती है, कोई बता सकता है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की, यहां लिख दे इधर, ये बनी होती है सेल्यूलोज की, है ना। सेल्यूलोज क्या होता है, देखो नाम सारे ऐसे होंगे तुम शायद नहीं सुनेंगे, जो लोग बायोलॉजी से होंगे उनको तो पता ही होगा ये सारी चीजें, है ना। तो ये जो सेल्यूलोज है ये क्या होता है, ये एक ऐसी चीज होती है जिसे इंसान पचा नहीं सकता है, ठीक है। इसे खा जाओगे पचा लोगे आराम से, प्रोटीन खा लेते हो पचा लेते हो, नहीं पचा लेते हो, लेकिन सेल्यूलोज तुम लोग पचा नहीं सकते। दाल आराम से खा लो, कितनी भी खा लो पच जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। लेकिन अगर तुमने लकड़ी चबा ली तो पचेगी नहीं, फिर वो बात ध्यान रखना, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को पचा सकने की क्षमता हमें नहीं होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करें इस कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो पाई जाएंगी, है ना। तो सबसे मेन पार्ट हो जाता है, मान लेते हैं कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट है, तो उसमें से एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, इधर लिख दे, इधर लिख देते हैं, है ना। क्या हो गया ये माइटो, स्पेलिंग अगर गलत हो तो बता देना, ठीक है। अपने को स्पेलिंग से लेना देना है नहीं, क्योंकि बायोलॉजी से अपने को पीएचडी नहीं करनी, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने, है ना। तो उसको हिंदी में लिख लेते हैं, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोई लोग बता सकते हो, जिन्होंने बायोलॉजी से किया होगा उनको पता होगा थोड़ा थोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस। ये तो नाम सबने सुना होता ना कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लेकिन डिटेल समझो कैसे कोशिका का पावर हाउस कैसे हो जाता है। तुम लोग सांस लेते हो ऐसे, ऐसे खींचते हो, तो जब खींचते हो ऐसे सांस, तो उसमें क्या क्या अंदर जाता है, बहुत सारी गैसें जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारी गैसें जितनी वायुमंडल में उपस्थित है, सारी गैसें क्या होती हैं, हमारे अंदर चली जाती हैं। और अंदर भी जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, फेफड़े में, है ना। फेफड़े में जाएंगी कि नहीं जाएंगी। अब इस फेफड़े में जाएंगी तो फेफड़े में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा, फिल्ट्रेशन समझते हो, अलग अलग किया जाएगा सबको, है ना। तो फेफड़े क्या करेंगे, काम करेंगे ये कि कौन सी चीज हमारे काम की चीज है, कौन हमारे काम की चीज नहीं है। तो जो हमारे काम की नहीं है उसको बाहर एक साइड में करेंगे, और जो काम की है उसको एक साइड में करेंगे। तो फेफड़े को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे काम की चीज क्या है, तो वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को एक साइड स्टोर करता है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरे साइड कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनको एक साइड में कर देता है। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं बाहर निकाल देता है। हमारे पास बचा क्या रह जाता है फेफड़ों में, ऑक्सीजन बचा रह जाता है। तो तुमसे पूछेगा कि ब्लड के फिल्टर करने का काम कौन करता है, फेफड़े करता है ना। ऑक्सीजन कहाँ से फिल्टर होती है, फेफड़े होते हैं। सांस को कौन फिल्टर करता है, फेफड़े करते हैं, ठीक है। अभी समझा देंगे कैसे। अब ये क्या होगा, जैसे ही फेफड़े के पास ऑक्सीजन बहुत सारी बन गई तो ब्लड आएगा दौड़ के वहां से। अब ब्लड में होता है, तुमने सुना होगा क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, है ना। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन उसी पूरे ऑक्सीजन को सोख लेता है। क्या करता है, पूरे ऑक्सीजन को सोख लेता है, और उसके बाद पूरे शरीर में दौड़ लगाता है। और दौड़ लगाने के लिए उसको चाहिए एक पंप करने वाली मशीन जो उसको प्रेशर दे, धक्का दे आगे बढ़ने के लिए। तो तुम्हारे पास एक हार्ट लगा होता है, और हार्ट क्या करता है, ब्लड को दबा देता है जैसे, और ब्लड आगे बढ़ जाता है। गुब्बारा देखा है कभी, गुब्बारे में पानी भरा है ना, उसका दबाया से 50 से करके देखा, पानी बहुत तेज से निकलता है आगे, है ना। गुब्बारा नहीं देखा, वो पाइप तो देखे होंगे, पाइप में पानी भरा होगा, और पैर से ऐसे दबा दो अचाक से, तो देखो कितनी स्पीड में पानी फेंकता है। तो ये हार्ट का वही काम है, ब्लड को पंप करता रहता है, और जिससे आगे वो बढ़ सके। यहाँ फेफड़े से वो ऑक्सीजन ले लेगा और हार्ट में जाएगा, और हार्ट क्या करेगा, उसको पंप कर देगा, और पूरे बॉडी में दौड़ के चला जाएगा, है ना। तो तुम्हारे पूरे शरीर में जो श्वसन का काम है वो फेफड़े करते हैं। लेकिन अगर कोशिका में देखा जाए तो कोशिका में श्वसन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। वो जो ब्लड में ऑक्सीजन आई थी वो यहाँ आएगी माइटोकॉन्ड्रिया के पास, हर सेल के पास जाएगी, है ना। तो हर सेल में भी कहाँ जाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो तुमसे अगर पूछा है कोशिकीय श्वसन कौन करता है, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन का काम किसका है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का है। अब इसके पास आ जाएगी ऑक्सीजन, क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन, जो अभी भी ताजी लेकर के आया है। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। अभी अभी ताजी कौन लेके आया है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में मिली हुई है ना। अच्छा, तुमने देखा होगा हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम होता है, देखा है नहीं देखा है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन पुरुषों की अपेक्षा कम पाया जाता है। और यही कारण होता है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा जल्दी बेहोश हो जाती हैं। नहीं देखा ऐसे, देखा आदमी बहुत कम होते हैं जो बेहोश होते हैं जल्दी, पर महिलाएं ज्यादातर देखी होगी हर घर में एक मिल जाएंगी जो फटाक से लेट जाती होंगी, अरे हम तो बेहोश होने वाले हैं,
बस फटाक से लेट गई, है ना। जहाँ कहीं देखो मुंह फैला के लेट जाएंगी आराम से, है ना। होता है कि नहीं होता है? उनके अंदर नाटक नहीं करती हैं, उनका होता ही है ऐसा, क्योंकि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है ना। हीमोग्लोबिन वो चीज है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अब जो उनके पास वही चीज नहीं है जो ऑक्सीजन को स्टोर करेगी, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी आ जाएगी। तो घबराहट की स्थिति में जब वो जल्दी जल्दी सांसें लेने लगती हैं, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की उनके पास कमी हो जाती है और तब वो जल्दी से बेहोश हो जाते हैं। बात समझे नहीं समझे? तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, इसीलिए वो जल्दी बेहोश हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? इसके पास आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऑक्सीजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। किसमें परिवर्तित करेगा? ऑक्सीजन को किसमें परिवर्तित करेगा? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। ऐसे लिखते हैं ग्लूकोज कि यू होता है, GLU, जो भी हो, ग्लूकोज है ये, ऐसे लिख लो, ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? जो अभी अभी ताजा ताजा हीमोग्लोबिन लेकर के आया है ऑक्सीजन को, उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देना। और तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा का कोई भी तत्व है वो ग्लूकोज ही है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। ठीक है, प्रोटीन भी कहोगे तो वो भी टूटेगा, तो ऐसा ही होगा, है ना। तो ग्लूकोज क्या है? यही तुम्हारा है ऊर्जा। और ऊर्जा को बना कौन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन को ही ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा है और यही तुम्हारा ग्लूकोज ही ऊर्जा है। इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस। इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऊर्जा का पावर हाउस। पहले कभी ऐसे पढ़ा था? ये बात समझी थी? सबने ये तो पढ़ाया होगा कि ऊर्जा का पावर हाउस होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये नहीं पता होगा, है ना। तो ऐसे पढ़ा था, है ना। तो 12th में पढ़ा था, है। तो डिटेल में जब पढ़ोगे ना तो तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बने रहेंगे, है ना। और ऐसे तुमको समझ में आता रहेगा, है ना। अच्छा, जो लोग 12th किए हैं बायोलॉजी से, वो बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ, ये क्वेश्चन है, अभी किया तो है इन्होंने, अब बताओ हिंदी में क्या कहते हैं? किया तो हिंदी में है ना, सीबीएसई तो है नहीं तुम्हारा। हाँ, फिर बताओ, वेट कर रहे हैं तुम्हारे इस क्वेश्चन के आंसर का। हाँ, चलो लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। क्या कहते हैं? लेकिन तुमको हम फिर भी बता दे रहे हैं, सब लोग हिंदी वाले शब्दों पे बायोलॉजी में विशेषकर ध्यान नहीं देना, क्योंकि बायोलॉजी में अगर क्वेश्चन हिंदी वाले पोर्शन में भी आएंगे तो भी अंग्रेजी के ही नाम पूछे जाएंगे, उसमें वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिख के आएगा, सूत्र कणिका लिख के नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता, किसी को नहीं पता होता, इसलिए हिंदी में भी लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऐसे ही लिखा होगा, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा होगा, सूत्र कणिका लिखा नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस है। लेकिन फिर भी तुमको पता हो गया तो लिख लो यहाँ पे, है ना। तो क्या हो गया? एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो तुम्हारी कोशिका के अंदर पाया जाएगा, उसका काम है कोशिकीय श्वसन करना, है ना। अब उसके पास ऊर्जा आ गई है ना, तो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी होगा, है ना। तो दूसरी जगह भेजने का काम इसी कोशिका के अंदर होता है गोल्जी बॉडी। जिसे बना दिया, इसका नाम क्या है? गोल्जी बॉडी। यहां लिख दे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे तुमने देखा पावर हाउस तो देखा ही होगा, है ना, लाइट वाला। तो क्या करता है? उसके पास ऊर्जा आती है ना, और फिर वहां से ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे तार निकले हुए होते हैं, है ना। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ऊर्जा बनेगी और यहाँ से फिर दूसरी जगह ट्रांसफर भी की जाएगी, है ना। तो इसका काम, गोल्जी बॉडी का काम है ऊर्जा का स्थानांतरण करना। क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण करना, है ना। ये कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगी। अब इसी सेल में एक और चीज, बहुत सारी चीजें होती है सेल में, है ना, अभी तो छोटी छोटी चीजें पढ़ रहा हूँ। इसी सेल में एक चीज और होती है जिसे कहते हैं वैक्यूल्स। अभी सारे इंग्लिश में ही नाम होंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं वैक्यूल्स। तुमने की है 12th, तो स्पेलिंग ध्यान रखते रहना, है ना। ऐसे तो लिखते हैं, हिंदी में ही लिखा था। कह रहे सर जी हमने तो हिंदी में लिखा था, ठीक है। ये वैक्यूल्स है, ठीक। वैक्यूल्स का काम क्या होता है बताओ? तुमने तो पढ़ा था। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? नहीं, देखो इसने शोषण किया, ऊर्जा बनाई, पहुंचाया सबने हर जगह पे गोल्जी बॉडी ने, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बनाई और पहुंचाया गोल्जी बॉडी ने। वैक्यूल्स का काम होता है पानी को एकत्र करके रखना। इसका काम क्या है? पानी का एकत्रण, है ना। ये क्या करेगा? ये पानी को स्टोर करके रखेगा। क्या करेगा?
पानी को बचा करके रखेगा। तुम्हारे सेल में बहुत सारा पानी होता है, थोड़ा नहीं होता, बहुत पानी होता है। तुम्हारे पूरे शरीर में किसी को पता है कितना पानी होता है? कितना? ये देखो, ये 12th की है, वो भी बायोलॉजी से। 95% पानी होता है पूरे शरीर में। मतलब हम कहीं भी चले तो फैल जाए ऐसे। इनके मन से यही है कि पानी की तरफ बह जाए, है ना, झाड़ू लगा के समेट दे हमको, वाइपर से खींच दे। सर जी वहाँ घर से वाइपर लगा के हमको हलाई है। कह रहे हैं शरीर में 95% पानी होता है। समझ रहे हो? ये अब तुम समझ सकते हो इन्होंने बायोलॉजी की है 12th से किस हिसाब से। छोटे बच्चे से पूछो, उसको भी पता होता है शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। 70% सबको पता है ना। पूरी अर्थ में पानी की मात्रा कितनी है? 71%। पूरी पृथ्वी पे पानी की मात्रा 71% है और पूरे तुम्हारे शरीर में लगभग 70% के बराबर होती है ना। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन यहीं पे, है ना, लगे दांव हो जाए, है ना। तो पूरे शरीर में 70% मात्रा होती है, उसी में से ये पानी जो हर कोशिका में होगा, तो इसके पास भी पानी होना चाहिए कोशिका के पास। तो कोशिका में पानी को एकत्र करने के लिए वैक्यूल्स होता है ना। अभी हमने ब्लड की बात की थी कि ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ना। ब्लड भी तरल होता है, लिक्विड होता है, पानी की जैसा ही होता है। अब यहाँ पे बताओ कि ब्लड में पानी की मात्रा कितनी होती है? 30%। ये देखो, हम कह रहे हैं तरल होता है, पानी के जैसा ही होता है, दिखने में भी पानी जैसा। यहाँ पर पूरा शरीर सॉलिड है, देखो छू लो तो ऐसा दबता नहीं है, पानी के जैसे बहता नहीं है, फिर भी 70% पानी है और वो तो बिल्कुल पानी जैसा दिखता भी है। तो उसका पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें 90% होता है। लिख लेना, ब्लड में पानी की मात्रा 90% होती है। शरीर में पानी की मात्रा 70% और ब्लड में पानी की मात्रा 90%। एक और क्वेश्चन, फेफड़े की बात आई थी। फेफड़े में पानी कितना होता है? ये देखो 95% लगा रही है सीधे। ब्लड में 90% पानी, 90%। हाँ, फेफड़े में बताओ, फेफड़े में लिख लो 83%। फेफड़े में पानी कितना होता है? 83% पानी फेफड़े में होता है। अच्छा बात आई ब्रेन की। ब्रेन में बताओ कितना पानी होता है? ब्रेन में पूरा शरीर में वो भी तो सेल है ना, वहाँ पे न्यूरॉन्स वाले होंगे, पर पानी तो वहाँ भी होगा। तो वो कितना पानी होगा वहाँ पे? 85%। ये देखो, उसमें 73% पानी होता है। ठीक है, लिख लो। तो किसी कोशिका में पानी को एकत्र करने की क्षमता किसके पास होती है? वैक्यूल्स के पास होती है। किसके पास होती है? पानी को एकत्र कौन करके रखेगा? ऊर्जा को कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेंगे, है ना। इसी में एक और चीज होती है जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम। सी से लिख दे, सेंट्रोसोम। ऐसे पूरा मिलकर बन जाएगी पूरी कोशिका, भर जाएगी पूरी, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम। फिर बता दे रहे हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक होगी क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बायोलॉजी से नहीं है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे तुमको हम अपनी भाषा में समझाएं, जिस भाषा में हमने समझा है। ठीक है, तो स्पेलिंग की मिस्टेक पे नहीं जाना है, हिंदी में लिख लेना, जैसे जिज्जी लिख लेती थी 12th में, है ना। सेंट्रोसोम को भी हिंदी में लिख लेती थी, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो चलो, तो सेंट्रोसोम क्या करता है बताओ जिज्जी? सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? बायोलॉजी को भी हिंदी में कभी पढ़ने की भूल मत करना, ठीक है। जिन किसी को भी अगर बायोलॉजी करना है तो बायोलॉजी को कभी हिंदी में मत करना, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे नाम होते हैं और ज़्यादातर नाम अंग्रेजी में ही वो सही सुइटेबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिक्कत कर जाएंगी हिंदी में, है ना। तो इसलिए उसको इंग्लिश में ही करो। इसलिए तुमने देखा होगा बायोलॉजी वगैरह जो मेडिकल वगैरह की पढ़ाई होती है वो हिंदी में बहुत कम होती है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने कह दिया है कि हम मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी जितना भी कंटेंट होता है सब हिंदी में प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अभी तक जितना है वो सब इंग्लिश में ही ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करना। क्या होता है? सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन समझते हो? हाँ, कोशिका विभाजन हिंदी में लिख लो इधर, उससे समझ में आता रहेगा। अभी तो आ रहा है, बाद में भूल जाओगे। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। अच्छा तुम बताओ, सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? ब्रेन में। अरे हाँ, ब्रेन में सबसे, देख लो पिछली क्लास में बताया था, सबसे स्लो होता है ब्रेन में, लगभग नाक के बराबर। लीवर में सबसे तेज होता है ना। अगर इंसानों की बात करें तो इंसानों में भी छोटे बच्चे में कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव सेंट्रोसोम किसमें पाया जाएगा? छोटे बच्चों में। लिख लेना, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं
कि सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे तेज या सबसे ज्यादा एक्टिव सेंट्रोसोम होता है बच्चों में। किसमें होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना। और जो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम किसमें होगा? हाँ, अरे वो तो बता दिया था ना पिछली क्लास में, किस उसमें लगभग ना के बराबर होता है। अभी उसकी बात कर लेंगे, ठीक है, चलो कर लेंगे। हाँ देखो, ये देखो बताई है, सबसे तेज होता है बच्चों में, सबसे कम हो गया वृद्धों में। हाँ तो बात एक हिसाब से ठीक है। लेकिन तुमने देखा होगा जो शुगर पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट जानते हो, मधुमेह रोगी, उनमें कोशिका विभाजन बहुत धीरे से होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम बहुत कम एक्टिव होता है। तुमने देखा होगा जितने भी शुगर पेशेंट होंगे उनके अगर एक बार घाव लग गया, कहीं पे कट गए, तो फिर वो जल्दी भरने नहीं आता है ना, क्योंकि उनमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, जिस वजह से नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। कोशिका विभाजन ये मतलब नहीं है कि कोशिका है टूट फूट गई विभाजन हो गया, ऐसे नहीं। कोशिका विभाजन मतलब अपने जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करना। और समझे, अपने जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है ना। तो अपने जैसी नई कोशिकाएं और नहीं बनती हैं जल्दी जल्दी, इसीलिए उनके एक बार अगर घाव बन गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। मधुमेह पेशियों में, है ना, तो ऐसा लिख लेना। किसमें? मधुमेह रोगी जो होते हैं या शुगर पेशेंट कह सकते हो ना, मधुमेह रोगी, इनमें सबसे कम होता है कोशिका विभाजन या सबसे कम एक्टिव होता है सेंट्रोसोम, ठीक है ना। इस वजह से इनका घाव जल्दी नहीं बढ़ता है। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उनकी चोट लगती है जल्दी ठीक हो जाते हैं, है ना। वही बूढ़े गिर जाए तो उनका ठीक नहीं होने आता है, लगभग बुढ़ापा ऐसे ही गुजर जाता है उसी। हाँ हाँ, तुमने देखा होगा, सुना होगा, कहते हैं ना कि बुढ़ापा में अगर हड्डी टूट गई तो फिर जुड़ेगी नहीं दोबारा। और छोटे बच्चों की, अरे चलो बच्चे हैं, अभी जुड़ जाएगा, इनका कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो कहते हैं, छोटा बच्चा गिर जाए, कहीं हाथ टूट जाए तो डॉक्टर बना के तुरंत ठीक कर देंगे, टनाटन हो जाता, पता भी नहीं लगता, आगे बड़ा होगा तो पता भी नहीं लगेगा उससे टूटा था। बुढ़ापा में कहीं 60 साल के बाद टूट जाए तो पूरा बुढ़ापा वो टूटा हाथ लेके जिंदा रहेगा, फिर वो जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब अवस्था बढ़ जाती है वृद्ध व्यक्तियों में सेंट्रोसोम कमजोर हो जाता है, उसमें ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। इस वजह से नई कोशिकाएं और नहीं बनती हैं, जिससे वो हड्डियों वाली कोशिकाएं भी नहीं बन पाती हैं और वो हड्डियां भी जुड़ती नहीं है दोबारा से, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, अगर इंसान, एक ही इंसान के अंदर के पार्ट की बात करें तो सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर में, बता रखे थे, और सबसे कम होता है ब्रेन में। ब्रेन में सबसे कम होता है। कम के हिसाब से अगर देखें तो किसी भी इंसान के ब्रेन में सबसे स्लो कोशिका विभाजन होता है, बहुत कम, लगभग कहोगे ना के बराबर, होता ही नहीं, ऐसे कहो तुम, है ना, कि होता ही नहीं। और कितना होता है उसके हिसाब से दोबारा फिर देख लो। जैसे ब्रेन में दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक क्या होता है बताओ? एक होता है न्यूरॉन्स और एक क्या होता है, बोलो? ग्लियल सेल। दो चीजें होती हैं, न्यूरॉन्स होता है और ग्लियल सेल होता है। न्यूरॉन्स 90% होता है एक ब्रेन में, और ग्लियल सेल कितना होते हैं? 10%। न्यूरॉन्स जो होता है इसमें सेंट्रोसोम बिल्कुल काम नहीं करते। न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम 1% भी काम नहीं करते। न्यूरॉन में सेल विभाजन 1% भी नहीं होता है। लेकिन जो ग्लियल सेल होता है ना, इसमें थोड़ा काम करता है, इसीलिए ब्रेन में बहुत कम पाया जाता है कोशिका का विभाजन, है ना। इसीलिए तुमने देखा होगा शरीर के बहुत सारे पार्ट में सेंट्रोसोम एक्टिव रहता है, और जब ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तुमने देखा होगा सेंट्रोसोम अगर बहुत तेजी से एक्टिव हो गया, है ना, कि कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कह लेंगे बहुत सारे कवि लोग कि अतिका भला ना कोय, है ना, कबीरदास जी ऐसे तो कहते थे कि अतिका भला ना कोय। तो सेंट्रोसोम में अगर सेल विभाजन वैसे तो ठीक है कि घाव भर जाएंगे, शरीर का निर्माण होगा, शरीर का विकास होगा, बड़ा होगा, लेकिन अगर ज्यादा हो गई, अति हो गई किसी चीज की, तब फिर कैंसर का रोग ले लेता है वो, है ना। तो सेंट्रोसोम में अगर ज्यादा हो जाए, सेंट्रोसोम में अगर कोशिका विभाजन ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? कैंसर नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा, नए नए सेल बनने लगेंगे और फिर वो धीरे धीरे चल के क्या बन जाएंगे? कैंसर का रूप धारण कर लेंगे। लेकिन ब्रेन में अगर तुम देखोगे तो ब्रेन में कोशिका विभाजन बहुत कम हो रहा है ना, क्योंकि न्यूरॉन्स में बिल्कुल नहीं हो रहा, सेंट्रोसोम में हो रहा है। लेकिन ये सेंट्रोसोम पहले से ही, ग्लियल सेल पहले से ही बहुत कम है ना। यहाँ पे ग्लियल सेल पहले से ही 10% है और इसमें भी बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए तुमने किसी को ये नहीं सुना होगा कि ब्रेन में कैंसर हो गया किसी को। सुनो तो बात सुनो, हमने कहा ब्रेन में, तुमने ये किसी को नहीं सुना होगा कि ब्रेन में कैंसर किसी को है। किसी को सुना ब्रेन कैंसर हुआ है? ब्रेन ट्यूमर सुना होगा। ट्यूमर एक शब्द होता है, ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन में ये होता है, ट्यूमर होता है कैंसर का शुरुआती दौर, है ना। जब कैंसर होने वाला होता है, शुरुआत होती है कैंसर की, तो कहां से होती है? ट्यूमर से होती है। कह सकते हो कैंसर का बच्चा, है ना, शुरुआत होती है कैंसर की। तो यहाँ पे होता है ग्लियल सेल। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेल का विभाजन
होता है, जिसकी वजह से अगर कभी बहुत कम चांस, रेयर चांस में होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो, सब बहुत कम सुनने को मिलेगा ट्यूमर भी, है ना। लेकिन अगर किसी को होगा तो इसकी वजह, इससे ग्लियल सेल की वजह से क्या होगा, वो ट्यूमर बनेगा। लेकिन वो ट्यूमर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, वो कैंसर इतनी जल्दी नहीं बनता। तुमने देखा होगा कि ट्यूमर हो भी गया तो डॉक्टर के पास अगर टाइम नहीं है तो टालते रहते हैं कि 1 साल बाद कराना, 2 साल बाद कराना, वो टाइम लंबा दे देते हैं कि अभी मत ऑपरेशन कराओ, ऐसे तो कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे ग्लियल सेल की मात्रा 10% है और इसमें भी सेल डिवीजन बहुत स्लो होता है, इसीलिए ट्यूमर आगे चल करके बहुत जल्दी कैंसर का रूप नहीं ले सकता। अगर किसी को हो भी गया है तो उसने अगर ऑपरेशन नहीं भी कराया है तो वो मरते मरते मर जाएगा, लेकिन उसका वो ट्यूमर कैंसर का रूप बहुत रेयर चांस है, अगर ले ले, नहीं तो लेगा ही नहीं। आदमी मर जाएगा, कितना साल जिंदा रहेगा आदमी? 60 साल, 65 साल, 70 साल मैक्सिमम से जितनी रह गई है ना। और अगर मान लिया 40 साल के बाद हुआ तो 10-20 साल तक तो ट्यूमर ही चलता रहेगा। वो ट्यूमर कैंसर का रूप इतनी जल्दी धारण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल डिवीजन बहुत स्लो होता है, इसीलिए डॉक्टर भी लापरवाही करते रहते हैं कि अरे 1 साल बाद करा लेना, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे क्या है, ग्लियल सेल है। और ग्लियल सेल ट्यूमर तो बना सकता है, लेकिन ट्यूमर से कैंसर तक जाने में उसे बहुत ज्यादा समय लगता है। बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे कभी भी तुमने ये नहीं सुना होगा कि ब्रेन में कभी कैंसर हो गया हो। ये बात समझ में आई? आ गई? अब इसमें एक चीज और होती है जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? कहाँ पे लिखे? जगह तो बची नहीं, यहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं एंडो, हिंदी में बता दीजिए जिसको क्या कहते हैं, रेटिकुलम। ये एक नई चीज है, देखो उससे अलग है यहाँ पे, है ना। इसको ऐसे बना के लिख लो, ये कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, समझ में आया? ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसे हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या कहते हैं? अंतः प्रद्रव्य जालिका। लिख लोगे या लिख दे? ऐसा लिखो, ये सुना तो होगा सबने, जिन्होंने बायोलॉजी किया जिसे तुमने सुना ही होगा, अंतः प्रद्रव्य जालिका। ऐसे ही पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों पढ़े थे, तो अभी तो कह रही थी नहीं पढ़ा है। हाँ, यही तो गलती होती है। अगर हमने, देखो सबकी बात करें, तुम्हारी बात नहीं करें, हम अपनी भी बात करें, अगर हम सभी ने 12th तक अच्छे से पढ़ा होता है, तुमने सुना होगा बचपन में माँ बाप यही कहते थे, सबके मम्मी पापा यही कहे होंगे कि भैया हाई स्कूल इंटर तक पढ़ लो अच्छे से, फिर आगे की जिंदगी सेट है। और तुमको पता है सेट वेट कुछ नहीं है ना। तो वो यही कहते थे कि अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो आगे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से आगे हो जाएगा काम तुम्हारा, है ना। तो हमने वहाँ पे लापरवाही की। हमको पता था कि यार 33% नंबर ही तो लाने, बस पास, बस उतना ही पढ़ते थे कि 10 चैप्टर है तो 3 पढ़ लो पास, बस 3 में हम लोग अपना पासिंग मार्क निकालते थे। और उसी का ये अभी हमको परिणाम भुगतने को मिल रहा है कि हमको यहाँ पे दोबारा ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको वहाँ 12 से ज़्यादा पढ़ा देंगे यहाँ बायोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है, उससे बहुत कम पढ़ाएंगे। लेकिन क्या है, वहाँ पे हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए हमको यहाँ पे दोबारा पढ़ना पड़ा है ना। चलो छोड़ो ये सारी बातें, तो बकवास की बातें हैं। बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो कोई बता सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम क्या होता है? थोड़ा सा बताओ। नहीं बता, देखो हम बताते हैं, हम यहाँ पे इसीलिए हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसका काम होता है कि शरीर कोशिका को कंकाल प्रोवाइड करना है। कंकाल समझते हो? जैसे शरीर में कंकाल होता है, हड्डियां, है ना, ढांचा जिसे कहते हो। तो शरीर का ढांचा बना के रखते हैं हड्डियां, जिसकी वजह से शरीर सीधा खड़ा हो पाता है, चल पाते हैं, किसी चीज को उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में एक ढांचा है, एक कंकाल है जो हड्डियों का बना हुआ है। वैसे ही हर सेल के अंदर भी एक कंकाल होता है ना। इसे क्या कहोगे? कोशिका का कंकाल। क्या कहोगे? कोशिका का कंकाल, है ना, कंकाल कह सकते हो। इसका काम क्या होता है? जैसे तुम्हारा यहाँ पे हार्ट है, सबके यहाँ पे हार्ट है, सब लोग देखो अपने अपने है, जहाँ पे देखो है, हाँ मेरे तो है ना, सब में है ना। इसके ऊपर देखो एक कंकाल लगा हुआ होता है दोनों तरफ से, इधर फेफड़े होते हैं, इधर हार्ट होता है, दोनों तरफ से इस पे एक कंकाल लगा हुआ, जिसे क्या कहते हैं? रिब्स, पसलियां, है ना, जो इसको प्रोटेक्शन देती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत शैतान आदमी हैं। यहाँ पे हार्ट यहाँ पे चल रहा है, मुलायम है, सॉफ्ट है, तो हम क्या करेंगे? जब देखेंगे ज़्यादा तेज चल रहा है तो उसमें ऐसे उंगली लगाया करेंगे, ऐसे उंगली लगा कर देखेंगे, ऐसा देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हार्ट है भाई अपना, तो अपना छेड़खानी करेंगे नहीं करेंगे? तो ऐसे उंगली लगा के चेक करते। तो बनाने वाले ने सोचा कि ये बहुत शैतान है, डिस्टर्ब करेंगे हार्ट को, तो उसने उसके ऊपर से कवर लगा दिया। क्या लगा दिया? कवर। उसे ही कहते हैं रिब्स, पसलियां, जो इसको अब दबने से बचाती हैं कि ये दबेगा नहीं, इसमें चोट नहीं लगेगी। फेफड़े भी बहुत बहुत कमजोर होते हैं, फेफड़े ये पन्नी के जैसे एकदम से, है ना।
उसमें तुम उंगली लगाते पता लगे उंगली घुस गई अंदर, पार हो गया, ऑक्सीजन इधर से उधर जा रही है, यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हो, यहाँ से निकल रही है, गुब्बारे के जैसे हवा नहीं होते, यहाँ पे एक जगह से फूट जाते निकलते रहते हैं, इधर से फूको इधर से निकल रही है, इधर की निकल रहा है। तो इसलिए बनाने वाले को पता था कि ये शैतान लोग हैं, तो उस पे यहाँ पे कवरिंग लगा के रखी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है ना। वैसे ही होता है, सेल को भी दबने पिचकने से रोकने के लिए क्या होता है, एक कंकाल लगा होता है जिसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर एक सेल में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जरूर पाया जाएगा। उसका काम होता है सेल को एक कंकाल प्रोवाइड करना, उसे मजबूती देना, उसे दबने पिचकने से बचाना। सेल समझ में आया? अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, वो तुमको हम आगे बताएंगे, पहले इतना रिवीजन करो। सबसे पहले सेल में क्या मिलेगा, एक बाहरी पन्नी मिलेगी जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, जो पूरा थैली होगी जिसमें सारे ये चीजें बचा के रखेंगे, है ना, वरना तो इधर उधर फैल जाएगा पूरा, है ना। लकड़ी वाले जो होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, उनमें एक और पन्नी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसे कोशिका भित्ति या क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये किस चीज का बना होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। और जो अंदर वाला होता है जिसे क्या कहते हो, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जिसे कहते हो, वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। यही तुम्हारे शरीर में अन्य मांसपेशियों को विकास करने में मदद करता है, क्योंकि जितना प्रोटीन खाओगे उतनी ज्यादा नई सेलें बनेंगी, है ना। कोशिका जो झिल्ली है इसका विकास होगा और जिससे तुम्हारा शरीर भी बड़ा दिखेगा, है ना। इसीलिए तुमने देखा होगा बचपन में मम्मी लोग होती हैं, छोटे बच्चे तुम्हारे घर में होंगे, अगर देखा होगा दाल का पानी पिलाते हैं उनको, है ना। क्यों, क्योंकि उनको पता है मम्मी बहुत बड़ी डॉक्टर होती है, पता है, घर में सबसे बड़ा डॉक्टर मम्मी होती हैं, उनको सब पता होता है, तो वो दाल पिलाती रहती है, क्योंकि उनको पता है इसमें प्रोटीन है, और प्रोटीन होगी तो इनके सेल का क्या होगा, विकास जल्दी से होगा, और ये बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा और जल्दी से पिंड छूटेगा, जाए खेले जाके बाहर, है ना। तो पता चल गया ना, सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। फिर उसके अंदर आओगे तो अंदर देखोगे तुमको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, कोशिका का श्वसन करना। जो बिल्कुल ताजा ताजा अभी ऑक्सीजन आया होगा, ब्लड लेके आया होगा, उसे क्या करना, उसे ग्लूकोज में परिवर्तित करना, और ग्लूकोज ही ऊर्जा का एक मात्र स्रोत होता है शरीर के अंदर। इसीलिए वो ग्लूकोज कहाँ से बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। इसीलिए उस माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो ऊर्जा बनी है अभी ताजी ताजी माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करती है। फिर होते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम होता है पानी को स्थानांतरित करके रखना, क्योंकि पानी को स्टोर करके रखना, क्योंकि शरीर में लगभग 70% तक पानी पाया जाता है ना। अब बात करें सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना, है ना, क्योंकि जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तब तक नए सेल नहीं बनेंगे। फिर एक बार क्या हुआ, तुम्हारे से बाल कटवा लिए तो उतने बड़े रहेंगे, फिर दोबारा से वो बढ़ेंगे नहीं। कहीं पे घाव हो गया तो फिर वो भरेगा नहीं। तुमने देखा है कि घाव हो जाता है फिर भर जाता है, वो सेंट्रोसोम की वजह से फिर होता है। फिर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कोशिका को मजबूती देना, कंकाल प्रोवाइड करना, जिससे वो दबे पिचके ना। बात समझ में आई? छापो इसको पूरा। आपने सेंट्रोसोम तो देखा, ये सेंट्रोसोम की बात नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा है ना। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, अब इसमें देखो जो अंदर होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तुमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये क्या है, अब जरूरी बादल जैसा लग रहा है इनको है, फिक्स नहीं है स्ट्रक्चर, हमें ऐसे बना दिए क्योंकि कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही जो सेल का बना है ये भी कोई फिक्स स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है ना, तो हमने बना दिया। इसमें इसको बनाने के लिए केवल ये कारण है कि इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। कितने होंगे, दो पार्ट होंगे, है ना। एक होगा जो चिकना होगा, इधर वाला क्या होगा, चिकना होगा, है ना, और इधर वाला होगा, इसमें तुमको ये खुरदुरा मिलेगा। कैसा मिलेगा, ये तुमको मिलेगा खुरदुरा। कैसा होगा, ये खुरदुरा होगा, इसको हम लिख देते हैं खुरदुरा, है ना। तो जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तुम कहते थे कोशिका का कंकाल, वो देखोगे ध्यान से तो दो पार्ट में होगा, एक साइड चिकनी होगी और एक साइड होगी खुरदुरी। जो चिकना पार्ट होता है उसका अपना अलग काम होता है, ये फैट का निर्माण करता है। कोशिका के अंदर फैट का निर्माण होता है, जैसे अभी प्रोटीन बता रहे थे, है ना, वैसे ही अभी कोशिका के अंदर भी अगर देखोगे तो ये जो चिकना वाला पार्ट होता है, इससे क्या निर्माण होता है, फैट का निर्माण होता है। किसका निर्माण, फैट का निर्माण। फैट तो समझते होगे, वसा, वसा लिख लेना, है ना, इतना तो चल ही जाता है ना। तो जो फैट होगा वो कहाँ से बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगा। अगर पूछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कहाँ, तो चिकने वाले भाग से बनेगा फैट।
अब बात आती है खुरदरे वाले पार्ट से। तो खुरदरे वाले पार्ट में जो तुमको ये बुंदी बुंदी जैसे दिख रही हैं, इनका नाम है राइबोसोम। इधर ऐसे करके लिख दे, जो बुंदी बुंदी है, पूरे की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये जो बुंदी बुंदी इसमें खुरदरा जोपन है ना, इसे कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम, है ना। ये क्या है? ये राइबोसोम है ना। और इस राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना, है ना। तो तुमसे पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। सीधे सीधे वहां पे आंसर यही ऑप्शन में दिया होगा कि प्रोटीन का निर्माण शरीर में कहां पे होता है? तो राइबोसोम करता है। अगर राइबोसोम ऑप्शन में नहीं है तो क्या लिखोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फैट और प्रोटीन दोनों का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, है ना। चिकने वाले भाग से बनेगा फैट और खुरदरे वाले पार्ट से बनेगा राइबोसोम बनेगा। खुरदरे वाले पार्ट से बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन कौन बना रहा है खुरदरे वाले पार्ट में? तो वो राइबोसोम है ना। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा राइबोसोम, प्रोटीन का निर्माण करने वाला राइबोसोम। अगर इनडायरेक्ट पूछा जाए पूरा, अगर राइबोसोम ऑप्शन में ना हो तो तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगाना, ठीक है ना। इसका एक काम और भी होता है, जो क्या करेगा? कोशिका को जो तुम्हारा होता है इसको कंकाल प्रोवाइड करना है, इसको दबने पिचकने से बचाने का काम भी किसका होता है? ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अब इसको